सम्राट अशोक के बाद सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माण करने वाला, पश्चिम भारत से अरबों को हराकर दूर तक तोखारिस्तान, उत्तर हिंदुकुश जीत लेने वाला, तत्कालीन मजबूत सत्ता विस्तारवादी तिब्बत को बार बार हराने वाला, तोखारिस्तान से चीन जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी मार्गों पर स्वामित्व प्राप्त करने वाला, तत्कालीन चीन को कूटनीति से हराने वाला और कन्नौज के सम्राट यशोवर्मन को हराकर आधे देश पर राज्य करने वाला और इतनी अलौकिक कार्य करने के बाद भी इतिहास ने अनदेखा किया हुआ 8वीं शताब्दी में बना हुआ कश्मीर का सम्राट मतलब ललितादित्य मुक्तापीड़। पहले भाग में हमने कारकोटक वंश की उत्पत्ति कैसी हुई ये देखा। इस भाग में हम सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ के कार्यकाल के बारे में जानेंगे। अपने भाई तारापीड़ की हत्या के बाद वर्ष 724 से 725 के दरमियान ललितादित्य मुक्तापीड़ सिंहासन पर विराजमान हुए। यहीं से कश्मीर की दैदीप्यमान पर्व की शुरुआत हुई। राजा मुक्तापीड़ ने सिंहासन पर विराजमान होने के बाद वंश परंपरा अनुसार ललितादित्य ये उपाधि धारण की। सिंध प्रांत का गवर्नर जुनैद ने होलिशा से युद्ध किया। इस सागरी युद्ध में होलिशा का पराभव हुआ। होलिशा मतलब डाहर पुत्र राज सिंह, जिसने अपना नाम बदलकर होलिशा रखा और खलीफा ओमर के आदेशानुसार इस्लाम धर्म स्वीकार कर उसका मांडलिक बना। जुनैद ने होलिशा को कैद करके उसकी हत्या कर दी। जब इसकी वार्ता ललितादित्य को मिली तब उन्होंने सिंध प्रांत और उत्तर भारत में मांडलिक राज्यों को आदेश दिया कि अरबों को भुगतान देना बंद करें। इस आदेश के अनुसार पंजाब के साथ साथ बाकी के राज्यों ने भी भुगतान देना बंद किया। जुनैद ने ललितादित्य को धमकाने की शुरुआत की। खलीफा का आदेश भेजकर ललितादित्य को शरण आकर इस्लाम धर्म स्वीकारने को कहा। ललितादित्य इन धमकियों से डरने वाले नहीं थे। उलट उन्होंने अपनी सेना के साथ कश्मीर की पहाड़ियों से बाहर निकलते हुए पंजाब की सीमाएं पार करके जुनैद पर आक्रमण किया और उसे हराया। तिब्बत और गिलगित क्षेत्र से कश्मीर को होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए ललितादित्य ज्यादा देर कश्मीर से दूर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने किसी भी राज्य से भुगतान न लेने का जुनैद को आदेश देकर कश्मीर लौटे। ललितादित्य कश्मीर लौटते ही जुनैद ने किराज राज्य पर आक्रमण किया। आगे चल के उसने अपना मोर्चा दक्षिण भारत की ओर घुमाया और कच्छ, राजस्थान में उपद्रव करते हुए जोधपुर, जैसलमेर जीतकर गुजरात तक पहुंचा। लाट राजा पुलकेशी और गुर्जर प्रतिहारा ने जुनैद को हराने पर जुनैद ने अपना मोर्चा उत्तर की ओर घुमाया। इस बार अरबों को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के मंसूबे से राजा यशोवर्मन और राजा ललितादित्य ने युति की और संयुक्त हमला करके जुनैद को हराया। अरब खलीफा ने जुनैद को हार का जिम्मेदार ठहराते हुए उसे वापस बुला लिया और तमीम को गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया। तमीम जुनैद इतना ताकतवर नहीं था, इसलिए राजा ललितादित्य और राजा यशोवर्मन ने बाकी के छोटे राज्यों को भी अरब सत्ता से मुक्त करने का ठान लिया और संयुक्त हमला करके अरबों को सिंध प्रांत से भगाया। गवर्नर तमीम भी देवल बंदर छोड़कर भाग गया। तमीम का पीछा करते हुए राजा ललितादित्य ने काबुलिस्तान, जाबुलिस्तान और तोखारिस्तान जीत लिया। गिलगित का व्यापारी मार्ग तोखारिस्तान से होकर जाता था, इसलिए तोखारिस्तान से अरब सत्ता को हटाना जरूरी था। तोखारिस्तान जीतने के बाद सम्राट ललितादित्य ने अपना रुख गिलगिट बाल्टिस्तान की ओर किया। राजा यशोवर्मन ने दक्षिण से तो राजा ललितादित्य ने उत्तर से हमला करके तिब्बत को गिलगित से भगा दिया और पांचों के 5 व्यापारी मार्गों को सुरक्षित किया। अलबरूनी के किताब अल हिंद ग्रंथ में एक महत्वपूर्ण बात लिखी है। राजा मुक्तापीड़ के तुर्क पर पाए जीत का जश्न कश्मीरी लोग हर साल मनाते थे। ये विजय उत्सव कश्मीर में 11वीं सदी तक मनाया जाता था। राजधानी में लौटते ही राजा ललितादित्य ने नई राजधानी और मंदिरों का निर्माण कार्य शुरू किया। परियासपुर नाम की नई राजधानी बनाई। परियासपुर मतलब खुशियों का शहर। मार्तंड सूर्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत की। ललितादित्य की कुल 3 रानियां थी, कमलावती, चक्रमादिर्का, ईशान देवी। सम्राट ललितादित्य की ये शादी कब हुई इसकी तारीख उपलब्ध नहीं है, लेकिन अंदाजा ये है कि रानी कमलावती पट्ट रानी थी और इससे ललितादित्य का विवाह राजगद्दी पर बैठने से पहले हुआ होगा। विवाह में विजय या मदद करने वाले राजा को राजकन्या देने की तत्कालीन प्रथा से यह मुमकिन है कि रानी ईशान देवी तुर्क साम्राज्य की राजकन्या थी। जब ललितादित्य पश्चिमोत्तर दिग्विजय पर गए थे तब ये शादी हुई होगी। सम्राट ललितादित्य का सेनापति चंकुन भी तुर्की था और आशंका है कि रानी ईशान देवी का भाई था, क्योंकि भारतीय इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि किसी करीबी रिश्तेदार को सेनापति बनाने की प्रथा थी और चंकुन ईशान देवी का भाई होने के नाते उसे ही सेनापति पद दिया होगा। सन 726 से 730 में सम्राट ललितादित्य और राजा यशोवर्मन ने संयुक्त हमला करके अरब और तिब्बत को हराया था, लेकिन ये गठबंधन ज्यादा सालों तक टिक नहीं सका।
सन 749 से 740 के बीच राजा यशोवर्मन और सम्राट ललितादित्य के बीच युद्ध हुआ। 726 से 730 में की हुई संयुक्त मुहिम में जीते हुए राज्यों का बंटवारा करने और राजा यशोवर्मन की बढ़ती महत्वाकांक्षा के कारणों से दोनों में सन 749 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में सम्राट ललितादित्य ने राजा यशोवर्मन को हराया और उसके राज्यों पर कब्जा किया। राजा यशोवर्मन के नियंत्रण में आ रहे वंग, गौड़, मगध राज्यों पर अपना अमल प्रस्तापित किया। आगे चल के सम्राट ललितादित्य ने दुआब पर कब्जा करते हुए राजा यशोवर्मन का राज्य कन्नौज पर आक्रमण करके जीत लिया। सम्राट ललितादित्य का विजय रथ आगे बढ़ते हुए कलिंग राज्य जीतकर उज्जैन से होते हुए लाट राज्य पर आक्रमण करके जीत लिया। लाट राज्य जीतने के बाद उन्होंने अपनी राजधानी परियासपुर लौटने का निश्चय किया। तकरीबन 4 साल कश्मीर से दूर रहने के बाद सम्राट ललितादित्य अपने राज्य में सन 744 में लौटे। उस वक्त तिब्बत एक शक्तिशाली देश था और गिलगित क्षेत्र पर कब्जा करके व्यापारी मार्गों पर नियंत्रण पाने की उसने कई बार कोशिश भी की थी। सन 744 में चीन ने तिब्बत पर 3 बार हमला किया, लेकिन तीनों बार चीन को हार का सामना करना पड़ा। सन 747 में चीन ने काओ हिएनची कोरियन मूल के सेनापति को तिब्बत पर आक्रमण करने भेजा और दूसरी तरफ कश्मीर से मदद मांगी। चीन और कश्मीर के संयुक्त हमले में तिब्बत को हार का सामना करना पड़ा। ललितादित्य ने तिब्बत समर्थक गिलगिट के राजा को सत्ता से हटाया। सन 750 में तोकारिस्तान के दूत की विनती पर चीन ने सम्राट ललितादित्य को नजराना भेजकर काशगर के खिलाफ युद्ध में मदद करने की विनती की। ये संयुक्त हमले में काशगर के राजा बोटेमू को कैद करके उनके बड़े भाई सुयोजिया को राजगद्दी पर बिठाया। सम्राट ललितादित्य सन 751 से 758 में कश्मीर में रहे और अनेक निर्माण कार्य करके प्रजा के सुख का ध्यान दिया। सन 758 में सम्राट ललितादित्य उत्तरापद दिग्विजय पर निकले। आज तक के हुए हिंदुस्तान के सम्राटों ने जो प्रदेश देखा नहीं था, वो प्रदेश मतलब तारिम की घाटियां और तकलामकन के रेगिस्तान जीतने की मंशा रखते हुए हिमालय पार अपनी सेना के साथ निकल पड़े। ये मुहिम सम्राट ललितादित्य की आखिरी मुहिम थी। इस मुहिम की शुरुआत में यश प्राप्त करते हुए निया, केरिया राज्यों को जीत लिया। पामीर पार करते हुए तारिम घाटियों में प्रवेश किया, लेकिन आगे चल के तकलामकन के रेगिस्तान में सम्राट ललितादित्य और उनकी सेना रास्ता भटक गई। कुछ विद्वान कहते हैं कि किसी राजदूत ने जानबूझकर गलत रास्ता बताकर सम्राट ललितादित्य को उनकी सेना को रेगिस्तान में मौत के मुंह में धकेल दिया। सम्राट ललितादित्य ने धैर्य रखते हुए आगे बढ़ते रहे और एक जलधारा के पास बसे शहर तक पहुंचे। सम्राट ललितादित्य ने इस शहर को भी जीत लिया, लेकिन दीर्घकाल रेगिस्तान में वास्तव होने के कारण उनका कश्मीर से संपर्क टूट चुका था। कश्मीर के मंत्रियों ने खबर लेने के लिए दूत भेजा। सन 707 से सन 761 के दरमियान दूत राजादेश लेकर कश्मीर लौटा और यही सम्राट ललितादित्य का आखिरी राजादेश था और यहीं पर उनके कार्यकाल की समाप्ति हुई। आदेश में सम्राट ललितादित्य ने कश्मीर न लौटने की बात कही थी। उन्होंने राज्य त्याग किया था। इतना ही नहीं, कश्मीर की राजगद्दी पर किसको बिठाना है इसका भी आदेश दिया था। उन्होंने राज आदेश में लिखा था, आपका ऐसा क्या मोह है जो हम इस राज्य में आने के बाद फिर से लौट आए। मैं यहाँ नए नए प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर रहा हूँ। ऐसा कौन सा बड़ा कार्य रह गया है जिसके लिए मैं कश्मीर लौटूं? उगम से निकली हुई नदी आखिर में समंदर से जा मिलती है। वैसे ही दिग्विजय पर निकले हुए राजा की कोई सीमा या लौटने का वक्त नहीं होता है। इसलिए मंत्रियों, मेरी अनुपस्थिति में राज्य व्यवस्था रखने के लिए मैं कुछ तत्वों को बता रहा हूँ। उनका अनुसरण करते हुए आप राज्य बिन विरोध और निष्कलंक रूप से चलाइए। इसके बाद सम्राट ललितादित्य ने किसको राजगद्दी पर बिठाना है ये बताया। सम्राट ललितादित्य के पुत्र कुवलयापीड़ और वरादित्य ये दोनों सौतेले भाई थे और उनके स्वभाव और वृत्ति अलग अलग थी और इसका अंदाज सम्राट ललितादित्य को भी था। उन्होंने मंत्रियों को आदेश में लिखा था, उनके ज्येष्ठ पुत्र कुवलयापीड़ को राजगद्दी पर बिठाए। अगर वो राजोचित ना हो तो उस पर कार्रवाई करे और उसे पदोचित करे। निराश होकर उसने अगर प्राण त्याग या देश त्याग किया तो खेद ना माने। मेरे कनिष्ठ पुत्र को राजगद्दी पर ना बिठाए। किसी कारणवश अगर वो राजगद्दी पर बैठता है तो उसके आदेश का पालन करे और उसका रक्षण करे। और मेरे सबसे छोटे पोते जयापीड़ को अपने दादा की तरह बनने का उपदेश दे। सम्राट ललितादित्य को नए प्रदेशों में सत्ता स्थापन करने के बजाय नए नए प्रदेश जीतने की जिज्ञासा थी। उन्हें अपनी विजय परंपरा खंडित नहीं करनी थी। इसी जिज्ञासा के साथ वो कश्मीर से निकले, वो फिर से कभी ना लौटने के लिए। सम्राट ललितादित्य का मृत्यु
कहाँ, कब और कैसे हुआ इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनकी मृत्यु पर विद्वानों के अलग अलग तर्क है। सूर्यास्त होने पर कुछ लोग कहते हैं सूर्य समंदर में डूब गया, कोई कहता है उसने अग्नि प्रवेश किया, तो कोई कहता है वो विदेश भ्रमण पर गया। वैसे ही महापुरुष की आखिरी आपत्ति के बारे में अनेक प्रकार की अद्भुत कथाएं बताई जाती है। सम्राट ललितादित्य की मृत्यु परदेश में होना यही एक कारण नहीं है। उनके नए नए प्रांत जीतते रहने की अपार विजिगीषु सोच के कारण सम्राट ललितादित्य को भारत का अलेक्जेंडर कहा जाता है। हमने दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।